Hello dear students, welcome to your history class. बच्चे, as I told you yesterday that we'll be discussing this chapter again once in a nutshell. So I'm going to do that again. Indian Constitution 26 जनवरी को बना, लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, जो लेंथ है, कम्प्लेक्सिटी है, अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि हमारे यहाँ पे कंट्री का जो साइज़ और डाइवर्सिफाइड कंट्री है उसकी वजह से। ट्यूमल्चुअस टाइम, क्योंकि 15 अगस्त 1947 एक ट्यूमल्चुअस टाइम था क्योंकि बहुत सी इश्यूज़ थे। सबसे जैसा इशू था रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़ यानी कि जो अपनी जगहों को छोड़ के मूव कर रहे हैं। मुस्लिम्स ईस्ट में, वेस्ट पाकिस्तान में हिंदू और सिख्स जो हैं वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न हाफ ऑफ द पंजाब से आ रहे थे। कईयों की डेथ भी हुई, कई प्रॉब्लम्स और भी फेस करनी पड़ी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, दे वर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शंस। 1946 में इलेक्ट हुए। असेंबली के अंदर प्रिंसली स्टेट्स के जो 545 प्रिंसली स्टेट्स थी उनके मेंबर्स भी थे। मुस्लिम लीग ने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। कांग्रेस जो थी ब्रॉड फ्रंट में थी और इसलिए कांग्रेस के जो लोग थे उनके लेकिन जो व्यूज़ थे वो बिल्कुल डाइवर्सिफाइड थे। डिस्कशंस हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो कि लोगों के पब्लिक के ओपिनियन से एक तरह से इन्फ्लुएंस थे। जैसे जैसे डेलिब्रेशन चली, आर्ग्यूमेंट्स वर रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर्स और प्रपोजल्स जो थे वो पब्लिकली उनको डिबेट किया गया। डोमिनेंट वॉइसेस देखो, 300 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। 1 दिसंबर 1946 महात्मा गांधी के कहने पे जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पास किया। नेशनल फ्लैग के बारे में बात हुई। वल्लभ भाई पटेल ने प्रिंसली स्टेट्स को हमारे इंडिया में मर्ज करने में बहुत हेल्प की। राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, स्टीयर्ड द डिस्कशन अलॉन्ग कंस्ट्रक्टिव लाइंस और ये श्योर किया कि सबके पास बोलने का चांस हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यूनियन कैबिनेट को ज्वाइन किया एज लॉ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी। ये जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के थे और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 2 सिविल सर्वेंट्स बी एन राव और एस एन मुखर्जी, इन्होंने 6 मेंबर्स को असिस्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। बी एन राव वर्कड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इंडिया की और एस एन मुखर्जी ने भी क्या किया, इंट्रिकेट प्रपोजल जो था लीगल लैंग्वेज को अपनाने का उसके बारे में बात की। विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के विजन के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर ये बात हुई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट शुड बी सोवरेन एंड रिपब्लिक। नेहरू ने बोला कि कुछ ऐसे जो प्रोविजंस भी आने चाहिए जिसके अंदर जो कहीं और से डिराइव्ड हैं लेकिन हम लोग पुरानी चीज़ों पे नहीं चलेंगे, लिबरल आइडियाज़ को लेके चलेंगे, सोशलिज्म को लेके चलेंगे, इकोनॉमिक जस्टिस लेके चलेंगे, रीवर्क करेंगे सारे आइडियाज़ पे। विल ऑफ द पीपल, आम जनता की विल को ध्यान रखा जाएगा। सोमनाथ लहरी जैसे कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ब्रिटिश की क्रिएशन है इसलिए उसको ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस तो ख़त्म हो गई नहीं, लेकिन ऐसे में जवाब दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि ठीक है ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लेकिन हम लोग उसको एज इट इज़ सेम फॉलो नहीं करने वाले क्योंकि क्या है जो वी हैव मेट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल। हम लोग इकट्ठे तभी हुए कि हमारे पीछे लोगों की स्ट्रेंथ है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ दोज हु हैड पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस के मूवमेंट में लड़े हैं उनके बारे में बात हुई। डिफाइनिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स आसान नहीं था। डिफरेंट ग्रुप्स, सबकी डिफरेंट डिमांड्स थी और जैसे कि डिमांड आई द प्रॉब्लम विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सबसे पहले आया कि हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए इस बात के ऊपर। कई नेशनलिस्ट का मानना था कि भाई ये तो इंडियंस को डिवाइड कर देगा। ब्रिटिशर्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट इसलिए शुरू किए ताकि डिवाइड एंड रूल हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि एक स्लो पॉइजन है जो हमारी पॉलिटिक्स में आके हमें धीरे धीरे ख़त्म करेगा। गोविंद वल्लभ पंत ने बोला कि भाई जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड है ये हार्मफुल सिर्फ कंट्री के लिए नहीं है बल्कि माइनॉरिटीज़ के लिए भी हार्मफुल है कि क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उनकी 2-4 बातें समझ आएंगी और उनको बाकी फ़ायदे नहीं होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन वुड ग्रांट्स राइट्स टू सिटीजन बट सिटीजन हैड टू ऑफर देयर लॉयल्टी, स्टेट को अपनी लॉयल्टी देंगे वो। नॉट ऑल मुस्लिम सपोर्टेड द डिमांड, सेपरेट इलेक्टोरेट के सारे मुस्लिम्स ने डिमांड को सपोर्ट नहीं किया। जैसे कि बेगम आज़ाद रसूल कहा कि भाई ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है और हम लोगों को तो हमेशा के लिए ये एक तरह से अलग ही करके रख देगी। और 1949 में बहुत से मेंबर्स ये चीज़ मान चुके थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो ठीक नहीं है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बहुत कम लोग फेवर में थे और बहुत ज़्यादा लोग अगेंस्ट में थे। एंड वी विल नीड मोर दैन दिस रेजोल्यूशन। एन जी रंगा ने बोला कि हमें इस रेजोल्यूशन से, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बहुत सी ज़्यादा चीज़ें चाहिए, वी नीड मोर देन दिस। उसके बाद बात आती है राइट्स ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम हम बहुत शुरू से सुनते आए हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांड की, अगेन सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड इन्होंने लगी कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, लेकिन महात्मा गांधी ने इस चीज़ को मना कर दिया कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भी जे नागप्पा ने बोला कि सबऑर्डिनेट कास्ट के लिए जो है एक्सप्लॉयटेशन होती है इसको ख़त्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लेबर और सर्विसेज जो हैं
वो प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है कि भाई दे आर नॉट अलाउड टू ईट टुगेदर। तो उन्होंने कहा कि भाई डिप्रेस क्लासेस को एजुकेट करना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनको पूरा राइट मिलना चाहिए। बहुत सी डेलिब्रेशंस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर फाइनली एक रिकमेंडेशन आई कि अनटचेबिलिटी को क्या करो, ख़त्म करो। हिंदू टेम्पल्स जो है सबके लिए ओपन होंगे, सब सीट्स जो है लेजिस्लेचर में या जॉब्स जो है सबके लिए इक्वल होंगी। देयर वाज अ विगरस डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द मैटर ऑफ द राइट्स ऑफ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। बहुत ज़्यादा विगरस डिबेट रही इस चीज़ पे, पावर क्या क्या देनी है, किसको देनी है। उसके बाद इसलिए 3 लिस्ट में बांटा गया, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। फिर व्यूज़ ऑफ सनातनम ऑन पावर्स ऑफ स्टेट। के सनातनम ने कहा कि भाई राइट्स ऑफ द स्टेट्स होने चाहिए, बेसिकली सेंटर को ज़्यादा पावर देनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वुड क्रिपल द स्टेट्स। वो कहते हैं ऐसी स्टेट आएगी कि भाई वो कहेंगे कि नहीं हम तो ये कर नहीं पा रहे, डार्क फ्यूचर होगा इसलिए। तो इसलिए उन्होंने कहा फिर देयर वाज अ नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। लोगों का मानना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का मानना था कि दिस इज़ अ नीड ऑफ द आवर टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल अथॉरिटी सिर्फ पीस नहीं दे सकती, प्रोस्पेरिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं दे सकती। सेंट्रलाइजेशन वाज नाउ सीन एज, मतलब बेसिकली सेंट्रलाइजेशन केओस भी लग रहा था सबको और प्लान भी लग रहा था, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरत थी। इसके बाद फेडरल गवर्नमेंट को ऑप्ट किया गया। देन आई लैंग्वेज ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी ने कहा कि हिंदुस्तानी जो एक मिक्सचर है लैंग्वेजेस का, इसको ऑप्ट करो, लेकिन कई लोगों का इसका भी मानना नहीं था, लोग इसके भी अगेंस्ट हुए। देन हिंदी उर्दू अलग कर दी गई। उर्दू जो पर्शियन इन्फ्लुएंस आ गया उर्दू के ऊपर, हिंदी के ऊपर संस्कृताइजेशन होनी शुरू हो गई, तो हिंदी का नेशनल लैंग्वेज बनाने की एक प्ली रखी गई। तो बहुत से लोगों को कहा नहीं कि भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज तो आप इसको नहीं बना सकते, बिकॉज देयर आर मेनी ऑफ द पीपल इन द कंट्री जिनको ये लैंग्वेज नहीं आती। वी कैन मेक दिस एज नेशनल लैंग्वेज। तो हिंदी को फिर नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, बट नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज यू कैन से। यहाँ पे बेटे हमारा चैप्टर जो है इतने में ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। स्टे एट होम, स्टे सेफ।